हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार डीपीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है, पिछली क्लास में हमने हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के प्रिपरेशन के बारे में बात की थी और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसमें हाइलो एल्कीन मुख्यतः जनरली 3 मेजर टाइप की रिएक्शन शो करता है, जिसमें हमने देखो इस स्लाइड पर लगाई है हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण, जिसमें हाइलो एल्केन सबसे पहले 70% रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, दूसरी विलोपन अभिक्रिया होती है, तीसरी धातुओं से अभिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने अगर फर्स्ट ईयर में रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 या SN2 नाम नहीं सुना है, तो आज इस चैप्टर में फिर से एक बार अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ये लेक्चर जनरली यूपी बोर्ड एग्जाम वालों के लिए मुख्य तौर पर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेसिक बातें होंगी जो बोर्ड में ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलो देखते हैं SN1 SN2 कौन सी अभिक्रिया होती हैं। सबसे पहले ही लिखा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने कक्षा 10 में पढ़ा कि अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी होती हैं, विलोपन अभिक्रिया भी होती हैं, संयोजन अभिक्रिया भी होती हैं, वियोजन अभिक्रिया भी होती हैं और तुम्हारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होती है, द्विविस्थापन भी अभिक्रिया होती है। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, तो इसके हम अगले पेज पर प्रतिस्थापन का मतलब समझाया है कि जब कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई चीज पहले से जुड़ी थी, उसे हटाकर कोई दूसरा जुड़ेगा। ऐसी अभिक्रियाएं कौन कहलाएंगी बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगी। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हाइलो एल्केन भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि एल्केन की ज्यादातर अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि एल्केन में सिग्मा बंध होते हैं। इन सिग्मा बंध की कारण बच्चों इसकी ज्यादातर अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, जैसा कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अर्थ ये हुआ कि कोई न्यूक्लियोफाइल, अब सबसे पहले ये बात करेंगे कि नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। तो बच्चों बता दें कि नाभिक स्नेही वो होता है, तो इसे इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ऐसी स्पीसीज जिन पर ऋणात्मक आवेश या ऐसी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर उपस्थित होते हैं, वे सभी न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब है, इसका अर्थ न्यूक्लियो और इसका फाइल, तो न्यूक्लियो आता है नाभिक से और फाइल का मतलब होता स्नेही। अब ये वर्ड बहुत ही अच्छा बना, इसे हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही। अब बच्चों बात आई कि नाभिक स्नेही यानी कि नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक से स्नेह करने वाला। आखिरकार स्नेह क्यों कर रहा है?
क्योंकि इसे पाप धुलना है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये अपना चार्ज देना चाहता है, चार्ज रिड्यूस करना चाहता है, चार्ज कम करना चाहता है, तो ये ढूंढता है प्लस को, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जितने भी होंगे या तो उन पर निगेटिव होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिनके पास ऑक्टेट पूरा होगा या ऑक्टेट से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वे न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। ऑल निगेटिव स्पीशीज सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब इसे न्यूक्लियोफाइल, इस पर निगेटिव आवेश है। केमिस्ट्री में ना तो निगेटिव कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रदान करता है ना तो पॉजिटिव। स्टेबल वही कंपाउंड होता है जो न्यूट्रल अवस्था में होता है, यानी कि ये अपना पाप धुलेगा, और पाप धुलने के लिए ये किसी पॉजिटिव को, क्योंकि न्यूट्रल कब होता है जब कोई चीज पॉजिटिव से जुड़े, तो ये ढूंढता है कि पॉजिटिव मिल जाए। और एक परमाणु के अंदर, एक एटम के अंदर, सभी बच्चे कक्षा 9 में पढ़ जाते हैं कि परमाणु की संरचना में धनात्मक आवेश अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। इन धनात्मक आवेश को प्रोटॉन कहते हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जिस पर निगेटिव आवेश होता है प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। यानी कि अब ये पता चला निगेटिव न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन्हें नाभिक स्नेह, क्योंकि नाभिक के अंदर कौन चीज है बच्चों, तो प्लस आवेश है, क्योंकि ये प्लस आवेश से मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो नाभिक स्नेही हमने समझा कि ऐसी स्पीशीज जिन पर न्यूक्लियोफाइल यानी कि निगेटिव आवेश होता है वे सभी नाभिक स्नेही कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, जैसे OH-, जैसे Br-। ये सभी कौन कहलाते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें किस चीज की जरूरत है, तो धनात्मक आवेश की जरूरत है। धनात्मक आवेश के साथ ये न्यूट्रल हो जाएंगे और ये स्टेबिलिटी पालेंगे। चलो ये समझ में आया कि न्यूक्लियस का लबर कौन कहलाएगा, नाभिक स्नेही कहलाएगा। चलो ये वर्ड केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की कहानी चलती रहती है। अब समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा कि इसके नाम से ही वाकिफ है, इलेक्ट्रॉन, फाइल, इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब स्नेह करने वाला। यदि कोई इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है तो उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। अब बात आई कि ये इलेक्ट्रॉन से ही स्नेह क्यों करता है, क्योंकि कोई पॉजिटिव स्पीशीज आएगी जो किससे न्यूट्रल होगी, निगेटिव से न्यूट्रल होगी। अब निगेटिव कहां पर होता है, तो वो हमेशा किस पर होता है, निगेटिव परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश होता है, जो किसकी चाहत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं वो सभी कौन कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो समझा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जिन पर पॉजिटिव आवेश है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की चाहत है, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट दिख जाते हैं जो लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड भी कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लुईस बेस कौन होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल होती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जाते हैं। तो अभी तक ये समझा गया कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, तो ऐसी स्पीशीज जिन पर धनात्मक आवेश होता है, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऐसी स्पीशीज किससे जुड़ना चाहती है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ना चाहती है, क्योंकि न्यूट्रल होना चाहते हैं, तभी इनका नाम पड़ा है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। और इसे केमिस्ट्री में E+ से नोट किया जाता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल को Nu- से नोट किया जाता है। इससे समझ में आया कि निगेटिव आवेश वाले सभी न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है कि निगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वहां पर है नाभिक के अंदर, तभी इसका नाम पड़ा नाभिक स्नेही।
निगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तभी तो इसका नाम नाभिक स्नेही पड़ा है। जबकि इलेक्ट्रोफाइल उसे बोला गया जिसे इलेक्ट्रॉन से स्नेह है, क्योंकि जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो किससे जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन से, और अपने आप को न्यूट्रल करेगा। तो दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। केमिस्ट्री में दो ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, यही चलता रहता है। अभी तक हमने समझा यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें आता है नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही अभी बताया हमने, जो नाभिक से जुड़ेगा, यानी कि जो पॉजिटिव से जुड़ेगा। यहां पर प्रतिस्थापन का मतलब तो समझ में आता है, एक्स बाहर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वो भी है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन कहलाएंगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये प्रतिस्थापन दो तरीके से हो सकता है बच्चों, या तो वो SN1 तरीके से हो जाए, या तो वो SN2 तरीके से हो जाए। अब कैसे होता है, SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, तो हम अगले पेज पर देखते हैं SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है। तो SN1 इसका फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसे मतलब समझेंगे, SN1 का मतलब ही क्या है। तो इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि इस अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व होगा, तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन कहलाएंगी, SN1 अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो इसे हिंदी में बोलते हैं एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया से जाहिर होता है कि ऐसी अभिक्रिया है जिसके RDS सिस्टम में सिर्फ एक ही अणु इन्वॉल्व हो, तो वो एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बोलो बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अणु पर निर्भर करे, एकाणुक प्रतिस्थापन कहलाती हैं।
एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, SN1 अभिक्रियाएं कौन कहलाती हैं? तो आपसे पूछा जाए ऐसी अभिक्रियाएं, तो इसके नाम से ही जाहिर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ही के कारण उसका वेग डिसाइड किया जाएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही अणु उपस्थित होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन कहलाएंगी? SN1 अभिक्रिया कहलाएंगी। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग एक अणु पर निर्भर करे, एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। चलो इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल RX, जिसमें वाटर आया, यहां से ROH बना, प्लस HX बना। तो यहां पर नाभिक इसने ही एक H2 से आता है, यहां से जो टूटता है H प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस हैलोजन को बाहर निकालता है और हैलोजन के स्थान पर खुद जुड़ जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है? अल्कोहल का। इसका फॉर्मेशन करता है अल्कोहल का। चलो इसके मैकेनिज्म की बात करें, कुछ इसके अभिलक्षण की बात करें कि SN1 अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या होंगे, इसका ग्राफ क्या होगा, किसमें SN1 ज्यादा होगा, किसमें SN1 कम होगा। तो SN1 अभिक्रिया जैसे एग्जाम्पल वही रहेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, हाइलोएल्केन या एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन। इस एग्जाम्पल के जरिए SN1 अभिक्रिया के जितने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सब कवर हो जाएंगे कि इस अभिक्रिया से सब पता चल जाएगा कि SN1 किस में ज्यादा होगा, कौन से फैक्टर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आएंगे, किस में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इससे सब पता चल जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये अल्कोहल बना, ठीक है बच्चों। ये अभिक्रिया जो होती है वो अभी बात होएगी SN1 अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या होते हैं। 5-6 पॉइंट पकड़ेंगे, SN1 खत्म हो जाएगी, बोर्ड में बहुत आती है 5 नंबर की। तो इसमें देखे क्या हुआ, तो प्रतिस्थापन का मतलब पहले हमने बताया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का अर्थ बताया कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं। तो हेलोएल्केन में जब कोई निगेटिव दूसरे निगेटिव को विस्थापित करता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो SN1 से या तो SN2 से। SN1 एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर हमने बात की कि नाभिक स्नेही कौन होते हैं, जिन पर निगेटिव आवेश होता है। किससे जुड़ना चाहते हैं, तो नाभिक से जुड़ना चाहते हैं, तभी तो इसका नाम पड़ा नाभिक स्नेही। फिर बात आई कि केमिस्ट्री में दूसरा भी होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब स्नेह, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, यानी कि ये ऐसी स्पीशीज जिन पर प्लस चार्ज है। फिर बात आई कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने SN1 की बात की,
SN1 का फुल फॉर्म लिखा, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है, तो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, एक अणु, ऐसी अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में RDS स्टेप में एक अणु उपस्थित हो, कौन कहलाएगी, एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये हमने एग्जांपल लिया, जैसे RX एल्किल हैलाइड है, जल अपघटन कराया जा रहा, एल्कोहल बनना है और हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल रहा है, यानी कि एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर रहा है। अब बात है कि ये हमने एक दूसरा एग्जांपल उठाया जिसके इसके की पॉइंट उठाए जाए, जिससे इसके पॉइंट बनाए जाए, अभिलक्षण बनाए जाए। तो देखा गया एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराया गया, तो हमने देखा कि 1 क्लोरो, ये ट्राई एल्किल हैलाइड जो है, इसका जल अपघटन कराया गया तो अल्कोहल बना। ये कौन है बच्चों, अल्कोहल। ये कौन है, एल्किल हैलाइड। कौन है, एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर हुआ कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड जब हमने कराया इन वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ, दुर्बल नाभिक स्नेही के साथ, तो हमें एल्कोहल मिला, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई, एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया। अब बात है कि इसका मैकेनिज्म, ये अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या है, तो देखते हैं। तो ये अभिक्रिया अगले पेज पर देखते हैं का मैकेनिज्म। क्रियाविधि, मैकेनिज्म। तो हमने देखा ये जो अभिक्रिया होती है ये सिंगल स्टेप में नहीं होती है, क्योंकि SN1 का तो लोग बच्चे बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं कि SN1 का मतलब जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। नहीं, ऐसी अभिक्रिया जो पूरी तो होगी 2 स्टेप में, लेकिन उसके RDS स्टेप में सिर्फ कितना मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा, एक इन्वॉल्व होगा, तो तभी तो कहलाती है SN1 अभिक्रिया। अब देखते हैं ये अभिक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। तो स्टेप फर्स्ट में H+ आता है और इसे बाहर करता है और क्या बनाता है, HCl। ये स्टेप फर्स्ट है, प्रथम चरण, जिसमें क्या बनता है बच्चों, ये कोई कार्बोकेटायन बना, यानी कि इसका इंटरमीडिएट जो होता है ना वो कार्बोकेटायन बनता है। यही जो स्टेप होता है यही इसका RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि इसी पद से इसका रेट बताया जाएगा कि कितनी तेज स्पीड होगी या कितना वेग इसका होगा, कितनी देर में बनेगा, यानी कि RDS स्टेप यही है, कार्बोधनायन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यानी कि कार्बोधनायन का बनना, इसका RDS स्टेप कहलाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, द्वितीय चरण। इस स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोधनायन पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और पता होगा कि कार्बोधनायन जो होती है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इसका संकरण जो होता है वो sp2 होता है।
यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे तो वो बैक साइड से भी अटैक करता है या तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा। फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन बनाएगा, बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन बनाएगा। यानी कि इस SN1 अभिक्रिया में रेशमाइजेशन होता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है, कभी R बनता है कभी S बनता है। हेंस कब, जब कायरल कार्बन हो तब। द्वितीय चरण में दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है और इस पर अटैक करके अल्कोहल बनाता है। तो बच्चों ये जो SN1 अभिक्रिया है ये कितने चरणों में पूरी होती है? तो जो 2 चरणों में पूरी होती है। ठीक है बच्चों, इसके पहले चरण में कार्बोधनायन बनता है। अब कार्बोधनायन नहीं पता तो कुछ नहीं पता, अगर फर्स्ट ईयर में सही नहीं पढ़ा GOC को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बताया जाता है कि एक स्पीसीज होती है जो इंटरमीडिएट होता है या कह दें मध्यवर्ती उत्पाद होता है, जिससे रेट बताया जाता है मध्यवर्ती उत्पाद। और कार्बोधनायन का मतलब अगर कार्बन पे प्लस है तो वो कौन कहलाएगा? कार्बोधनायन। कार्बोधनायन होता कैसा है? तो sp2 संकरण का होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एक ही प्लेन में होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि इस अभिक्रिया के बारे में पता चला कि हमने ये समझा कि SN1 अभिक्रिया जो होती है हमें जो दिख रही थी कि ये एक ही चरण में पूरी होती है, ये एक चरण में नहीं पूरी होती है, ये 2 चरणों में पूरी होती है। इसके प्रथम चरण में कार्बोधनायन बनता है, जबकि इसके दूसरी चरण में दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसका RDS स्टेप कौन होता है? तो इसका RDS स्टेप प्रथम चरण होता है। अब बात आती है कि इस अभिक्रिया के कुछ अभिलक्षण पढ़े जाएं, ठीक है, की पॉइंट पढ़े जाएं। तो देखो SN1 अभिक्रिया के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े जाएं। अभी लक्षण कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहले यही बात करेंगे फर्स्ट स्टेप में, ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। बहुत से बच्चे ध्यान में रखते हैं कि एक चरण में होगी जो एकाणुक, नहीं, 2 चरणों वाली एकाणुक, 1 चरणों वाली 2 अणुक, 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला की पॉइंट ये याद रखेंगे कि जो SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। दूसरा, इसकी आणविक कोटि की बात करें, इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, आणविकता। अब आणविकता अगर केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चैप्टर वो भी आएगा। इसकी आणविकता 1 होती है। आणविकता का मतलब कि इसमें एक अणु पर रेट डिटरमाइन होता है, तभी तो बोला गया है यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया। तीसरी पॉइंट कि इसमें कार्बोधनायन बनता है, चौथा पॉइंट, SN1 अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट संभव होता है।
ये तो बेसिक सी बातें हुई इसके नाम से कि ये अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है, इसकी आणविकता एक होती है, इसमें कार्बोधनायन बनता है। अगर कार्बोधनायन बना तो उसमें पुनर्विन्यास होता है। अब बात करते हैं कि चौथा, पांचवा, कि नाभिक स्नेही कैसे होने चाहिए। तो इसमें दुर्बल नाभिक स्नेही होते हैं, दुर्बल नाभिक स्नेही होते हैं, जैसे वाटर, मेथेनॉल, और एथेनॉल। जहां पर भी ये विलायक दिखते हैं दुर्बल नाभिक स्नेही, वो सभी कौन मैकेनिज्म शो करती हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे किसमें SN1 किसमें SN2। तो जिसमें वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल लिखे होंगे रिएक्शन पर, तो वो बताएंगे कि कौन सा मैकेनिज्म है, SN1 है। फिर बात आती है कि विलायक होने कैसे चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए कि पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। तो छठा पॉइंट, इसमें विलायक पोलर प्रोटिक होने चाहिए। पोलर प्रोटिक का मतलब, चलो पीछे देखते हैं। यहां पर कि यहां पर से एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा था Cl- का, H+ अभी चलो यहां पर ठीक है तोड़ दिया मैंने, H+ अलग है। तो ऐसा क्या इस पे सोना चढ़ा है कि ये OH वाला न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक कर सकता है, ये Cl- वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये नहीं अटैक कर सकता। कर सकता है। इसे रोकने के लिए यहां पर कौन सा विलायक लिया जाता है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। पोलर प्रोटिक विलायक, ऐसा विलायक, ऐसा सॉल्वेंट लिया जाता है जिसमें प्रोटॉन हो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, फिर SN1 नहीं होगी, फिर SN2 होगी। होना चाहिए। चलो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ये अभिक्रिया हो रही थी, इसके प्रथम चरण में कार्बोधनायन बन रहा था। न्यूक्लियोफाइल हमने बताया जिस पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज किसे ढूंढता है, पॉजिटिव को, क्योंकि पाप धुलना है। ये निगेटिव क्लोरीन ऐसा इस पर क्या चढ़ा है, सोना चढ़ा है कि इस पर अटैक नहीं कर सकता। यही OH- दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी अटैक कर सकता है। अगर ये अटैक कर दिया तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी, बनने की संभावना ही नहीं आगे। तो ये क्या किया जाता है, ऐसे विलायक यूज कर लिए जाते हैं कि जिसमें प्रोटॉन हो, और नाम देखो क्या रखा गया है, पोलर प्रोटिक। पोलर भी हो, पानी जैसे, पानी कैसा है, H+ भी है, ये पोलर प्रोटिक क्या करता है, एक केज, पिंजड़े को बना लेता है। प्रोटिक का मतलब प्रोटेक्ट, प्रोटिक का मतलब प्रोटेक्ट, किसे प्रोटेक्ट करेगा, तो इस क्लोरीन को प्रोटेक्ट करेगा, एक कैद में, पिंजड़े में बंद कर लेगा, जिससे ये क्लोरीन इस पर अटैक ना कर सके। अगर इस पर ही अटैक कर दिया तो ये बन जाएगा, फिर SN1 ना SN2 कुछ भी नहीं होगा। तभी तो विलायक लिया जाता है कौन सा, पोलर भी होना चाहिए, प्लस और माइनस का भी होना चाहिए। ये प्लस वाला इससे अट्रैक्ट होता रहेगा और ये पिंजड़े के समान इसे कैद कर लेगा, और ये तब तक ये पिंजड़े में कैद रहेगा, तब तक ये OH- इस पर अटैक कर कर एल्कोहल बना देगा। तो ये समझ में आया कि इसमें पोलर प्रोटिक विलायक क्यों लिया जाता है, क्योंकि रीजन भी यही है कि इसमें Cl- भी अटैक कर सकता है, तो Cl- को रोकना है। Cl- को कैसे रोके, तो ऐसा विलायक यूज कर लिया जाता है, ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लिया जाता है जिसमें प्रोटॉन हो, और प्रोटिक का मतलब जो इसे प्रोटेक्ट कर दे, रोक दे, पिंजड़े में बंद कर ले, केज कर ले, जिससे ये अटैक ना कर पाए। अगर अटैक नहीं करेगा तो हमारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक कर सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे।
चलो इतने पॉइंट हुए। ये अभिक्रिया 2 चरणों पे पूर्ण होती है। इसकी आणविकता 1 होती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। इसमें कार्बोधनायन बनता है। अगर कार्बोधनायन बना तो रीअरेंजमेंट संभव होता है। हो सकता ना हो, संभव है, पॉसिबल है। इसमें दुर्बल नाभिक नहीं, जैसे ये रखे होंगे कहीं पर भी, तो ये कौन बताएंगे कि SN1 हो रहा है इस अभिक्रिया में। और अगर विलायक पोलर प्रोटिक लिया गया, यानी कि ये रखे हैं तीनों विलायक, इथेनॉल, मेथेनॉल, वाटर, तो हमेशा कौन सा होगा, SN1। अब बात आई कि कार्बोधनायन की जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति, तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बोधनायन ये रहा कार्बोधनायन, ये इसकी वैकेंट ऑर्बिटल, ये इसमें प्लस चार्ज, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर सकता है। अगर ऊपर से अटैक किया तो ये बनेगा, यदि नीचे से अटैक किया तो ये बनेगा। अब इसमें ये होता है कि अगर इसे ठीक है सीधा किया जाए तो हो सकता है ये फ्रंट से अटैक करे, ये फ्रंट से अटैक कर रहा है, फ्रंट का मतलब सामने से, या तो ये बैक से अटैक करे, पीछे से। फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन बनाएगा। इसकी आइसोमेरिज्म की बात करें, थोड़ा समावयता की, R बनेगा, रिटेंशन। या तो पीछे से अटैक करेगा तो इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन का मतलब उल्टा। तो इसमें जब ऐसे कंपाउंड जिसमें R भी बनता है और S भी बनता है, मान लो ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो नेट लाइट का रोटेशन कैसा होगा, शून्य होगा। तो ऐसे कंपाउंड कौन से कहलाएंगे जिसमें R और S दोनों बनते हैं, तो ऐसे कंपाउंड रेशमिक मिक्सचर। यानी कि SN1 अभिक्रिया में अगर कायरल कार्बन हुआ तो उसके आइसोमेरिज्म में दोनों बनेंगे, R बनेगा, S बनेगा। कभी रिटेंशन होगा, कभी इन्वर्जन होगा, जिसके कारण इसकी आइसोमेरिज्म कंपाउंड रेशमिक मिक्सचर बनेगा। रेशमाइजेशन बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। अब रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, कह सकते हैं मीजो कंपाउंड होते हैं। मीजो कंपाउंड कौन होते हैं, ये बात आई तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट का रोटेशन या ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, प्रकाश के साथ उनका कोई भी बिहेवियर नहीं होता है, लाइट को रोटेट ही नहीं करते हैं, मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। मीजो कंपाउंड की बहुत सी शर्तें होती है, आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो इसमें थोड़ी सी बात की हमने कि अगर 7वां पॉइंट लिखना चाहें तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, इसमें R तथा S दोनों बनते हैं। या कह सकते हैं रेशमिक, ये कब बनेगा, जब कायरल कार्बन होगा, रेशमिक मिश्रण बनते हैं। तो आई होप, आशा है कि आप इतने पॉइंट अगर आप बोर्ड में लिख के आते हैं तो आपका SN1 बहुत ही अच्छा माना जाएगा। कि SN1 पहले मैंने समझाया कि SN1 के क्या होता है, तो एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ये बताया, ये बना मैंने, फिर इसका मैकेनिज्म समझा। मैकेनिज्म कितने स्टेप में पूरा होता है, तो SN2 का 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोधनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन पर रेट डिटरमाइन नहीं करता है कि रीअरेंजमेंट होकर वो स्टेबल बना है तो उस पर रेट नहीं फर्क पड़ता है। पहला बन जाए जो कार्बोकैटायन, चाहे 1 डिग्री का, 0 डिग्री का,
दूसरे स्टेप में वो क्लोरीन कैद कर लिया जाएगा पोलर पोरोटिक सॉल्वेंट के द्वारा, ये OH इस पर अटैक कर देगा और एल्कोहल बना देगा, यानी कि 2 स्टेप में पूरा होती है। फिर हमने इसके थोड़े पॉइंट लिखे कि यहाँ थोड़ा देखें, ये अभिक्रिया 2 चरणों में होती है, इसकी आणविकता 1 होती है, इसमें कार्बोधनायन बनता है, इसकी आणविकता, इसमें अभिक्रिया में पुनर्विन्यास संभव होता है, हो सकता है 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाए। इसमें दुर्बल नाभिक स्नेही होते हैं, जैसे ये रखे होंगे, कैसे हम पहचानेंगे SN1 SN2, तो ये रखे होंगे रिएक्शन के ऊपर, और पोलर प्रोटिक विलायक होंगे जिसमें प्रोटॉन हो जो क्लोरीन को कैद कर लें। और इसमें अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें R भी बनता है और S भी बनता है, और जिसमें दोनों बनते हैं वो कंपाउंड कैसे होते हैं, रेशमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि वो या तो रिटेंशन होंगे या तो इन्वर्जन होंगे। तो अब बात है कि ये दोनों जो रिएक्शन होती है, एक पॉइंट छूटा है अभी, ऊपर खिसका सकते हैं इसे, 8वां पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है 8वां, ये अभिक्रियाएं चाहे SN1 की बात करें चाहे SN2 की बात करें, दोनों एक्सोथर्मिक होती हैं। ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लो टेम्परेचर पर प्रेफर होती हैं, हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन्हें। ये SN1 अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती हैं, तो ऊष्मा क्षेपी का अर्थ एक्सोथर्मिक, ये भी हम समझते हैं एक्सोथर्मिक का मतलब चलो यहां पर देखो, हो सकता है यहां पर तोड़ने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो। जब ये कंपाउंड ये बनना है, तो जब ये बनता है ना, तो हो सकता है हीट बहुत ही ज्यादा निकले, यानी कि इसमें इस अभिक्रिया को होने में कोई हीट की जरूरत नहीं होती, लेस देन रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है। 25 डिग्री मान के चलो, हमारा जो 278 केल्विन हमारा रूम टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री से भी नीचे, यानी कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी कि इन्हें हीट की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर ये रिएक्शन होगी तो यहां से डेल्टा H लेस देन 0 होगा, यानी कि डेल्टा H निगेटिव होता है एक्सोथर्मिक का, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट की जरूरत नहीं होती है, डेल्टा H निगेटिव होता है। ये भी पूछ सकता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हीट इंथैल्पी थर्मोडायनेमिक का है थोड़ा ये, डेल्टा H कैसा होता है, लेस देन 0। इसका अर्थ ये होता है डेल्टा H लेस देन 0 का कि डेल्टा H कैसा है, निगेटिव है। जिन अभिक्रियाओं का डेल्टा H निगेटिव होता है, यानी कि हीट बाहर निकल रही है, निगेटिव का मतलब बाहर निकलना, पॉजिटिव का मतलब अंदर जाना, यानी कि ये SN1 अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहां तक इसके मेन पॉइंट कवर होते हैं। कितने हैं तो देख लें एक बार, 8 पॉइंट है, इतने लिखने चाहिए, पेपर में आने चाहिए। इसकी आणविकता 1 होती है क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कार्बोधनायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, दुर्बल नाभिक किस नहीं होते हैं, जैसे ये विलायक भी यही होते हैं, RS दोनों बनते हैं, रेशमिक मिक्सचर बनता है, और ये ऊष्मा शोषी होती है। अब इसका अगर ग्राफ की बात करें, कभी कभी ऊर्जा आरेख भी बनवा लेता है, कह रहा है ऊर्जा आरेख के द्वारा बताइए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है SN1 और SN2 का। तो ऊर्जा आरेख में देखें 2 स्टेप में पूरी हो रही रिएक्शन, मैकेनिज्म से उतार देंगे इसका, ये रिएक्शन रही, यानी कि ये हमारा कौन है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट अभिकारक, ये कौन है, प्रोडक्ट, और ये कौन है, इंटरमीडिएट है। चलो इसे ग्राफ पर उतारते हैं। SN1 अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन, ऊर्जा आरेख। तो देखते हैं यहां पर
पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा लेते हैं, इधर लेते हैं रेट रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन इधर प्रेफर हो रही है, ये रिएक्टेंट है, चलो ऊपर बनाते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभिकारक है जो एल्किल हैलाइड है, ये अभिक्रिया करता है और ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनाता है, ठीक है, जैसे यहां पर पिछले लेक्चर में पीछे स्लाइड में, ये जब अटैक करता है इस पर, ठीक है, H+ अटैक करता है तो इसकी पहली ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पहला इंटरमीडिएट नहीं बनता, पहला ट्रांजिशन स्टेट बनता है फिर इंटरमीडिएट बनता है, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनी, ये प्रोडक्ट बना अल्कोहल, तो समझते हैं इधर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, अभिक्रिया की दर इधर बढ़ रही है, इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, वाई अक्ष एंड एक्स अक्ष, कोऑर्डिनेशन। बात आई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब उत्पाद बनेगा तो हीट बाहर निकलनी, यानी कि लेस देन 0 है, तो हमें उत्पाद की एनर्जी बाहर निकालनी है, रिएक्टेंट की ज्यादा रखनी है, उत्पाद की कम रखनी है, तो रिएक्टेंट को थोड़ा ऊपर बनाते हैं, यहां से ये हुआ, पहली इसकी ट्रांजिशन स्टेट आई जो H+ ने टेक किया, फर्स्ट थोड़ा स्टेबल कंपाउंड बना, एनर्जी डाउन हुई, जो स्टेबल कंपाउंड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ये बना स्टेबल कंपाउंड जो कार्बोधनायन था, इसकी एनर्जी थोड़ा कम हुई, यहां पर दिखाया मैंने ग्राफ में नीचे, एनर्जी थोड़ा कम हुई, फिर ट्रांजिशन स्टेट हुआ, यानी कि न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनाई, और तुरंत यही ट्रांजिशन स्टेट सेकंड के बाद तुरंत प्रोडक्ट में बदला ये प्रोडक्ट में बदला। अब ये दिखता है कि इधर कौन सी बढ़ रही थी, स्थितिज ऊर्जा, आपकी ऊर्जा बढ़ रही थी, इधर रिएक्शन प्रेफर हो रही थी, इधर देखा जाए इतनी एनर्जी जब उत्पाद बनता है तो इतनी एनर्जी बाहर निकलती है, तभी तो इसका मान कैसा है, डेल्टा एस का मान कैसा है, निगेटिव है, तो ये कह सकते हो कार्बोधनायन बना, ये अभिकारक था, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक एल्किल हैलाइड, पी का मतलब प्रोडक्ट उत्पाद, सी का मतलब इंटरमीडिएट, आई से नोट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती उत्पाद, और मध्यवर्ती उत्पाद थोड़ा स्टेबल होता है क्योंकि थोड़े समय के लिए दिखता है 10⁻⁶ फिर गायब हो जाता है क्योंकि दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। मध्यवर्ती उत्पाद जो कौन बनता है, कार्बोधनायन बनता है। तो ये बच्चों SN1 अभिक्रिया का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसमें स्थितिज ऊर्जा रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। जब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो पहली ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनती है, और जब ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनती है तो यही ट्रांजिशन स्टेट के बाद थोड़ा स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसका नाम कार्बोधनायन है, जिसकी एनर्जी थोड़ा डाउन हुई, नीचे की तरफ आया, फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, कौन सी बनी, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड बनी। ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ये हुआ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN1 अभिक्रिया का। क्योंकि एनसीईआरटी किताब इसे 3-4 पेज में बिल्कुल डिटेल में बताती है, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है SN1 SN2, फिर तो रिएक्शन रह जाएंगी कौन SN1 कौन SN2 बस, ठीक है। तो अभी तक इतना ही पढ़ा गया। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बताया गया। फिर बाद में ये बताया गया कि एग्जाम्पल बताओ,
एक्सोथर्मिक बताया, लेस देन बेस डिग्री। फिर बताया कि कैसा मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म बताया 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फिर हमने बताया कि इसके कुछ पॉइंट बताए, ठीक है। एक्सोथर्मिक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, डेल्टा एस लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है क्योंकि इन्हें हीट की जरूरत नहीं होती है। ये ऊर्जा आरेख बनाया किसका, SN1 अभिक्रिया का। अब बात आती है कि कौन से फैक्टर हैं जो SN1 अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, किसमें SN1 अभिक्रिया ज्यादा होगी, किसमें SN1 अभिक्रिया कम होगी। तो देखें यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। चलो हेडिंग डालते हैं पहले, SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर कौन सा इफेक्ट करेंगे, इसके रेट पर कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे या इफेक्ट करेंगे। चलो एक एग्जांपल की बात करते हैं, फैक्टर तो बाद में हो जाएंगे। तो देखें यहां पर पहला फैक्टर नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, या कह सकते हो एल्किल हैलाइड की प्रकृति पर, हैलाइड की प्रकृति पर। अब इसमें बहुत सी चीजें लिख सकते हो क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ही कौन था, एल्किल हैलाइड था या एल्किल था, कार्बोधनायन था। अब वो कार्बोधनायन जितना स्टेबल होगा उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल कैसा हो सकता है, तो ये एक एल्किल हैलाइड है, इससे X जुड़ा, XCl लेते हैं। इसके बाद एक ये एल्किल हैलाइड है, इसके बाद ये एल्किल हैलाइड है, और इसके बाद ये एल्किल हैलाइड है। अगर सभी की बात करें तो अभी इसके मैकेनिज्म में बात हुई कि इसके मैकेनिज्म में कौन चीज बनती है, तो इंटरमीडिएट बनता है। ये कार्बोकैटायन बना था। अब ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। इसे प्लस चार्ज कम करना है, यानी कि कोई से इलेक्ट्रॉन दे दे, वो स्पीसीज स्टेबल हो जाएगी। और हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि ये मेथिल समूह कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। ये स्टेबल कैसे हो सकता है, या तो अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण, या तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, या तो हाइपर कंजुगेशन के कारण। अब ये एल्किल समूह जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपने सिग्मा बंध के इसकी तरफ पुश करते रहते हैं, जिसके कारण ये जो इंटरमीडिएट है ये बहुत ही स्टेबल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर कौन सा होता है 0 डिग्री की। रेट की बात करें, इसमें से सबसे ज्यादा रेट कौन देगा, रेट की बात करें रेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ईथर वाला ROR नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, किसकी दर ज्यादा होगी किसकी कम होगी, जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी दर ज्यादा होगी, जिसमें कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा उसकी दर कम होगी। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी होती है, तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री का। कार्बोकैटायन का कैटायन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी
किस पर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर किसका होता है 0 डिग्री। ये कह सकते हैं कि SN1 का जो उत्पाद होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा 3 डिग्री में होगा, फिर किस में होगा 2 डिग्री में होगा, फिर किस में होगा सबसे कम किस में होगा 0 डिग्री में होगा। तो बच्चों समझ में आई, यानी कि सबसे ज्यादा यहां से अगर टूटेगा बॉन्ड टूटेगा तो ये कैसा बनेगा, इसके अगल बगल। अब ये नहीं समझ में आता है कि ये किसी तृतीयक कार्बोकैटायन क्या होता है, तो ऐसा कार्बोकैटायन जिसके 3 तरफ CH3 कार्बन जुड़े होते हैं तो तृतीयक 3 डिग्री, 2 तरफ जुड़े होते हैं तो द्वितीयक, एक तरफ जुड़े होते हैं तो प्राइमरी, अगर एक भी नहीं जुड़े होते हैं तो 0 डिग्री होता है। जैसे इसमें बात करें ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये कैसा है 0 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये कह सकते हैं कि इसमें एक पॉइंट छूटा था, उसमें कह सकते हैं यहां पर कि 9वां पॉइंट बना सकते हैं, जो SN1 का उत्पाद SN1 का उत्पाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री या 0 डिग्री होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ किसका उत्पाद अधिक होगा, तो सोचते हैं किसका होगा किसका नहीं होगा, तो 3 डिग्री जिसमें एल्किल हैलाइड होगा उसका SN1 उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जो नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है। तो इसका दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, चलो हमने बात कर ली कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि एल्किल हैलाइड की प्रकृति पर। तो आप लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की प्रकृति पर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है। जैसा निकल के आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर कौन सा 1 डिग्री जनरली। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर, ये भी तो डिपेंड करता है कि यहां से फ्लोरीन जुड़ा है, यहां से क्लोरीन जुड़ा है, यहां से आयोडीन जुड़ा है, यहां से ब्रोमीन जुड़ा है। अब रेट उसी पर निर्भर करेगा जिसका ये आसानी से लीव कर जाए, उतनी आसानी से दूसरा अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, यानी कि दूसरा जो प्रकृति होती है, दूसरा जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, तो हैलाइड की प्रकृति पर, हैलाइड की, या कह सकते हैं हैलाइड के स्थान पर लीविंग ग्रुप की प्रकृति पर, जो छोड़ने वाला है। चलो यहां पर तो हैलाइड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैलाइड की, हैलाइड या लीविंग ग्रुप की प्रकृति पर, लीविंग ग्रुप की प्रकृति पर ठीक है, देखते हैं यहां पर CH3F, CH3Cl, CH3Cl, CH3I। ठीक है, तो ये RX हैं, 4 एल्किल हैलाइड हैं। अब बात है कि इसमें से सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया की दर, तो अभी तो बात हुई कि एल्किल हैलाइड देख लो, जो 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, लेकिन इसमें तो सभी तो 0 डिग्री के हैं। अब बच्चों बताओ इसमें कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन किसका अधिक होता, कौन सा SN1 अधिक देगा, तो फांसता है कभी कभार। ठीक है, पेपर में ये A देता है, ये B देता है, ये C देता है, ये D देता है, कहता है बताओ इसमें से कौन इसका SN1 उत्पाद अधिक होगा, तो इसमें तो सभी कौन से हैं 0 डिग्री कार्बन है।
बता ही नहीं सकते इस एल्किल हैलाइड की प्रकृति पर। तो दूसरा डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप पर। जितना आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा, जितना आसानी से फ्लोरीन या हैलाइड निकल जाएगा, उतना आसानी से कार्बोधनायन बनेगा, क्योंकि इसकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, ये छोड़ना नहीं चाहता। इसकी इससे थोड़ा कम होती है, इसकी इससे थोड़ा कम होती है, सबसे कम किसकी होती है? आयोडीन की। या कह सकते हो इसका आकार बड़ा है तो इसका बॉन्ड भी बड़ा है, जिसके कारण ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यानी कि लिविंग ग्रुप के आधार पर बात करें तो आयोडीन ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। यानी कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? तो एल्किल आयोडाइड का होगा, और सबसे कम किसका होगा? एल्किल फ्लोराइड का, क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन होता है। सबसे पहले कौन भागता है? आयोडीन भागता है। सबसे पहले अटैक कौन करता है? तो फ्लोरीन अटैक करता है, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, बहुत ही वैद्युत ऋणात्मकता है। तो दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है किस पर? आपके रेट ऑफ रिएक्शन पर, जिसमें एल्किल हैलाइड सेम हो। तीसरा, सॉल्वेंट भी तो निर्भर करेगा विलायक की प्रकृति पर। तीसरा, ये कौन सा था? दूसरा, तीसरा फैक्टर। तीसरा, विलायक की सॉल्वेंट आपने कैसा यूज किया है? प्रकृति पर। तो विलायक कौन था? अभी आपने विलायक लिया वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल, जिसमें पोलर प्रोटिको, वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल। इसमें ये दुर्बल विलायक लिए जाते हैं जिनके पास पोलर प्रोटिको। अब मान लो कहीं ऐसा दिया, चार ऑप्शन बनाए, डी, सी, बी, ए। अब तो सभी में हैलोजन भी सेम कर दी। अब किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, अभिक्रिया की दर। अब इसमें पूछ रहा है किसका रेट ज्यादा होगा, तो उसमें ऑप्शन बनाएगा कि यदि इसे इसमें डाला जाए वाटर में, यदि इसे इसमें डाला जाए मेथेनॉल में, यदि इसमें विलायक एथेनॉल लिया जाए, तो कुछ बताएगा। पहले ऐसे थोड़ा बता देगा कि ये सभी चीजें हैं, बताइए आप रेट ऑफ रिएक्शन। वो विलायक बताएगा कि वाटर में डाला गया है, या एथेनॉल में डाला गया है, या मेथेनॉल में डाला गया है। क्योंकि वाटर के पास या इन तीनों विलायक के पास एक पावर होती है परावैद्युतांक की, जो फिजिक्स में पढ़ा जाता है कैपेसिटर में, परावैद्युतांक की, डाई इलेक्ट्रिक की, डाई इलेक्ट्रिक की। ये क्या करते हैं? इनके अंदर पावर होती है जो बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। किसके बॉन्ड को? कार्बन और क्लोराइड के बॉन्ड को। जो ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी कि जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू अधिक होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो देखा जाता है तो इसका रेट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकलती है? के। यानी कि ये 80 गुना बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा। ये कितने गुना डिसोसिएट करेगा? 35 गुना। ये कितने गुना करेगा? 5 गुना। तो बात करें जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर पानी लेते हो तो इनमें से तीनों विलायक में से सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा? वाटर में होगा, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही अधिक होता है। तो ये SN1 के सभी मेन पॉइंट बताए गए कि फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो फैक्टर 3 ही होते हैं ज्यादातर। पहला कौन सा फैक्टर होता है? एल्किल हैलाइड की प्रकृति पर, इससे बहुत से सवाल आएंगे। दूसरा कौन सा होता है? लिविंग ग्रुप की प्रकृति पर, जिसमें ये सवाल आते हैं। तीसरा कौन सा होता है? विलायक की प्रकृति पर, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, वो बॉन्ड को ज्यादा ब्रेक करेगा। 80 गुना ब्रेक कर देता है वाटर। परमिटिविटी कहते हैं परावैद्युतांक। परमिट करेगा, किसको परमिट करेगा? उनकी बॉन्ड को तोड़ेगा, अपनी फोर्स को परमिट करेगा, तो इनकी तोड़ देगा बॉन्ड को, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही अधिक होगा। चलो इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन है, बताओ SN1 का उत्पाद किसमें अधिक होगा? किसमें अधिक
होगा। फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा, बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कि किसका SN1 ज्यादा, किसका SN2 ज्यादा, यही फैक्टर सब लाई करते हैं वहां पर। ठीक है, तो चौथा एग्जांपल CH3Cl की, तो आप कमेंट करें इसमें से किसका SN1 उत्पाद अधिक होगा। और सभी में विलायक जो लिया जा रहा है वो वाटर, मेथेनॉल, इथेनॉल, यही है तीनों, कोई नया विलायक नहीं है, वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अब बात करें कि किसका SN1 अधिक होगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देता है कि इसमें से बताइए किसका ऑप्शन सही है। किसका अधिक होगा SN1, तो SN1 उसी का अधिक होगा जिसमें एल्किल हैलाइड 3 डिग्री का हो, या 2 डिग्री का हो, या 1 डिग्री का हो, या 0 डिग्री का, यानी कि नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड पर, या नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर, यानी कि आयोडीन या ब्रोमीन, या कौन सा क्लोरीन, या तो कौन सा फ्लोरीन, या तो वाटर, या एथेनॉल, मेथेनॉल, या तो C2H5OH5। अभी तो इस पर ही फैक्टर हो जाएंगे, कोई सिमिलर नहीं है, सब अलग अलग हैं। यहां से अगर ये निकलेगा तो यहां पर से ये कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन है बेंजीन का, तो यहां से कैसा कार्बन है ये 1 डिग्री का, कैसा कार्बोकेटायन है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्योंकि इसके पीछे कितना कार्बन जुड़ा है, एक ही जुड़ा है। तो ये बॉन्ड डिसोसिएट करने के बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता है, जबकि ये वाले बात करें तो यहां से अगर ये निकलेगा न्यूक्लियोफाइल तो यहां पर प्लस आएगा और इसके पीछे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी कि ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसकी बात करें तो यहां पर कितने, 1 2 3, यानी कि ये कैसा है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये तो 0 डिग्री दिख ही रहा है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री कार्बोकेटायन। और रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज्यादा होता है, तो 3 डिग्री का, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्राई हेलो एल्केन का। तो यहां तक आशा है कि SN1 से कोई भी पॉइंट छूटे नहीं है। इसके बाद हम लोग अब SN2 की बात करेंगे। SN2 अभिक्रिया, चलो बच्चों SN2 अभिक्रिया देखते हैं। SN2 अभिक्रिया का अर्थ ये होता है कि 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया ऐसे भी हो सकती है प्रतिस्थापन, यानी कि बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसका मतलब ही क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके RDS स्टेप में 2 अणु इन्वॉल्व हों, न्यूक्लियोफाइल भी और एल्किल हैलाइड भी, तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, द्विअणुक अभिक्रियाएं। जैसे द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसका रेट 2 अणु पर निर्भर करे, द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, यानी कि वेग निर्धारण पद में अगर 2 अणु इन्वॉल्व हैं, जुड़े हैं, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, SN2 अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब SN2 अभिक्रिया कैसे होती है, तो इसका थोड़ा मैंने एग्जांपल लिया। RX एल्किल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार, और एक विलायक लिया है एसीटोन जो पोलर एप्रोटिक विलायक है, और अल्कोहल बना और NaX निकला बाहर। अब इसका मैकेनिज्म की बात हुई तो SN2 अभिक्रिया 2 अणुक अभिक्रिया होती है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जबकि SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप्स होती है, उसमें कार्बोधनायन बनता है, इसमें कार्बोधनायन नहीं बनता, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है।
इसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, क्योंकि सामने से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, तो बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि पीछे से थोड़ा थोड़ा अटैक कर रहा हो, आगे से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, यानी कि ये कंपाउंड जो बनाएगा वो इन्वर्जन बनाएगा, वो कंपाउंड इन्वर्जन बनाएगा, क्योंकि रिवर्स बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के चांसेस है, आगे से जुड़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है, प्रतिकर्षण होगा और ये जुड़ नहीं पाएगा, तो पीछे से ही बैक साइड से ही अटैक कर सकता है। ये बना आपका कौन, अल्कोहल। ये बीच में जो बना ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये जितना स्टेबल होगी ट्रांजिशन स्टेट, उतना SN2 का उत्पाद अधिक होगा। अब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस, एक ही बात होती है कि अगर यहाँ पर R बल्कि ग्रुप नहीं है तो उसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। कोई ऐसा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ना हो तो गड़बड़ हो जाए, वहां पर ये ना हो, इससे Cl जुड़ा हो या ये हो, या ये हो। अब देखो, अगर जुड़ना तो पीछे से चाह रहा है, R कुछ भी हो सकता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो सकता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 0 डिग्री हैलाइड। अब सबसे अच्छा किसमें अटैक कर सकता है, तो सबसे अच्छा जुड़ना तो पीछे से, तो R जितना स्मॉल होगा या जितना बल्कि नहीं होगा उतना आसानी से वो जुड़ पाएगा, क्योंकि अगर ये बल्कि ग्रुप होंगे तो ये कहाँ जुड़ने देंगे पीछे से, बैक से, यानी कि इसमें SN1 SN2 नहीं होगा, इसमें कौन होने लगता है, SN1। कौन सा, SN1। SN2 सबसे ज्यादा किसमें होता है, 0 डिग्री में, जबकि SN1 सबसे ज्यादा किसमें होता है, 3 डिग्री में, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें बनता है, क्योंकि इसमें पीछे से अटैक करने के कुछ चांसेस नहीं, पोजीशन नहीं खाली है। सबसे ज्यादा SN1 0 डिग्री में, सबसे ज्यादा SN2 0 डिग्री में, सबसे कम SN1 0 डिग्री में होता है। सबसे ज्यादा SN2 0 डिग्री में और सबसे ज्यादा SN1 3 डिग्री में होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि पीछे से अटैक करने के कोई चांस नहीं है, वहां पर पीछे मेथिल समूह जुड़ा है और 3 बल्कि ग्रुप लगे, कहां से जाए, ऊपर से भी नहीं जा सकता, नीचे से भी नहीं जा सकता, तो फ्रंट से तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रंट तो इसका बड़ा भाई बैठा है न्यूक्लियोफाइल, ये तो जुड़ने नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, 0 डिग्री में, फिर 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, सबसे कम किसमें होता है, 3 डिग्री, यानी कि ये SN2 का रेट होता है। और इसी का उल्टा कौन होता है, SN1 किसमें होता है सबसे ज्यादा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। बहुत बार पूछा जाता है कि SN1 का रेट क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। SN2 का सबसे ज्यादा किसका होता है, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि ये जो R जो होगा ना, जितना सिंपल होगा उतना OH को, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान होगा और उतना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उतना अधिक उत्पाद बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बात करें कि इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की, ऊर्जा आरेख डायग्राम की, तो इसमें दो ही चीज बन रही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके बीच में कौन है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है। अब इसमें ग्राफ क्या है, वही उतारना है, रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी इतनी है, R से नोट किया, फिर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हुई, यानी कि ये बना जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, ट्रांजिशन स्टेट की बहुत हाई होती है, कितनी देर के लिए दिखाई देता है, 10⁻⁻⁶ सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड, बहुत थोड़े समय के लिए दिखाई देता है, तुरंत उत्पाद में बदल जाता है। फिर बात आई कि तुरंत ये गिरता है, ये एनर्जी जो होती है, यहां पर बात करें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, संकीर्ण ऊर्जा, आर्हेनियस का समीकरण में बताया जाता है संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, तो इतनी एनर्जी से एक्टिवेशन होने के लिए चाहिए, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ये जो पॉइंट है इससे नीचे आ जाए, इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है प्रोडक्ट की। ये हुआ किसका डायग्राम, SN2 डायग्राम। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, तभी तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, हीट बाहर निकल जाती है। ये हुआ इसका डायग्राम। फिर बात आई कि इसके अभिलक्षण के बारे में बात की, तो SN2 अभिक्रिया के अभिलक्षण जैसे SN1 के थे थोड़े बदले हैं उसमें। जैसे उसमें बात हुई थी कि SN1 जो होती है 2 स्टेप में होती है, जबकि SN1 कितने स्टेप में पूरी होती है, 1 स्टेप में।
कोई कार्बोदनाइन नहीं बनता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, वो सब SN2 में SN1 में होता है, इसमें नहीं होता है। जैसे ये एक चरण में पूरी होती है, पीछे बात की, ये रहा एक चरण में पूरी हुई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें कार्बोदनाइन नहीं बनता है, जबकि SN1 में कार्बोदनाइन बनता है, इसमें नहीं बनता है। इसमें मध्यवर्ती अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें प्रबल नाभिक इसलिए लिए जाते हैं। जैसे कैसे पहचाने कि SN1 है SN2 है, तो पहचानना किससे, ये लिखे होंगे NaOH, KOH, NaS2, CH2 माइनस, बहुत से हो सकते हैं, जहां पर ये लिखेंगे वहां पर SN2 होगा। फिर कह रहा कि विलायक कैसे लेने, कौन से विलायक लेने हैं, तो ऐसे विलायक लेने हैं जिसमें इसमें पोलर एप्रोटिक विलायक होने चाहिए, जिसके पास प्रोटॉन ना हो, क्योंकि प्रोटॉन की अब जरूरत ही नहीं है, केज करना तो ही नहीं, रोकना तो ही नहीं, इससे कहां पर अटैक करेगा, ये पीछे से अटैक कर रहा है, ये आगे से निकल रहा है, इसे रोकने की जरूरत ही नहीं है। SN1 में दिक्कत ये अटैक कर सकता है, तो वहां पर पोलर प्रोटिक इसे घेरने के लिए वाटर और मेथेनॉल लिया जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, सिंपल सा एपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है, जिसका नाम एसीटोन डाइमेथिल फॉर्माइल DMSO। अगर ये रिएक्शन के ऊपर लिखे होते हैं DMSO, डाइमिथाइल फॉर्माइल या एसीटोन, तो इससे पता चलता है कि ये रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 होगी। इसके बाद देखते हैं थोड़ा और पॉइंट के बारे में। तो इसका उत्पाद जो होता है, अभी बात हुई कि सबसे ज्यादा उत्पाद किस में बनता है, तो 0 डिग्री में, सबसे ज्यादा 1 डिग्री में, सबसे ज्यादा 2 डिग्री में, सबसे ज्यादा 3 डिग्री में। सबसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल किसमें अटैक कर सकता है, 0 डिग्री में, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम इसी में है। अब सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, तो इसका रेट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसमें SN1 होता है, इसमें SN2 होता है, क्योंकि SN3 डिग्री में SN1 होना बंद हो जाता है, SN2 होने लगता है, क्योंकि पीछे से अटैक करने का कोई चांस ही नहीं है। फिर बात हुई इसकी आणविकता कितनी होती है, तो 2 होती, क्योंकि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, द्वि अणु का विक्रिया है। फिर ये भी उष्मा क्षेपी होती हैं, यानी कि वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, जिनका डेल्टा H निगेटिव होता है, डेल्टा H निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि ये भी लो टेम्परेचर पर प्रेफर होंगी, यानी कि लेस देन 20 डिग्री पर। तो ये पॉइंट हुए किसके, SN2 के। तो आई होप आशा होगी ये पॉइंट आप सभी लोग लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद SN2 को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें भी हमने बात की, SN2 को प्रभावित करने वाले कारक, SN1 में भी बात की। सबसे पहला कारक यही है कि एल्काइल हैलाइड आप कैसा ले रहे हैं, कि एल्किल हैलाइड स्टेरिक हिंड्रेंस को ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहा। अब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेगा तो पीछे से अटैक कैसे न्यूक्लियोफाइल करेगा। देखा जाता है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसका है 3 डिग्री का, तो सबसे कम रेट इसका है। तो लिखा भी है रेट जो होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, यानी कि सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका और सबसे कम इसका होता है। फिर बात हुई दूसरा, इस पर भी तो निर्भर करता है कि ये लीविंग ग्रुप जितना आसानी से निकल जाए उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसकी बात करें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होता है, तो आयोडीन होता है। तो आयोडीन का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जितना आसानी से ये निकल जाएगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल दूसरा जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी बात हुई कि मध्यवर्ती अवस्था पर, कि अगर ट्रांजिशन स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ता है तो ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है, मोर स्टेबल हो जाती है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा SN1 देता है, SN2 देता है। जैसे ये एग्जांपल है, SN2 उत्पाद किसका अधिक होगा, तो इसमें बात करें ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है, लिविंग ग्रुप दूसरा, यानी कि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यहाँ पर ये 1 डिग्री का है, यहाँ पर ये भी 1 डिग्री का है। अब कैसे बात करें कि इसमें किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो ये हमारे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बात करें तो इसके पास बल्कि ग्रुप बहुत है पीछे से, तो यहाँ पर इसका रेट कम होना चाहिए, इसका रेट बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, या इसका ज्यादा होना चाहिए 0 डिग्री का, क्योंकि 0 डिग्री में सबसे ज्यादा रेट होता है SN2 का। रेट क्या था SN2 का, 0 डिग्री, 1 डिग्री
2 डिग्री और कौन 3 डिग्री, यानी कि सबसे अधिक किसका होना चाहिए था 0 डिग्री का, यानी कि सी का, क्लोरोमीथेन का, लेकिन इसका होता ये नहीं है। अब इसमें कौन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा SN1 देता है, क्योंकि इसके अंदर एक ए वाला सबसे ज्यादा SN1 देता है, ये नहीं होता है, सबसे ज्यादा ए वाला देता है, क्योंकि ए वाले यौगिक में, कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, कार्बोनिल समूह जुड़ा है, जो ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। भले ही वो 1 डिग्री है, लेकिन उसके कारण, इस ग्रुप के कारण, जुड़ने का कारण इसकी ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल होगी और इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा, ना कि इसका होगा। इसी के साथ हम लोगों ने आज बहुत अच्छे तरीके से SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को खत्म किया। अब इसके बाद दूसरा जो लेक्चर होगा उस दूसरी क्लास में E1 और E2 विलोपन अभिक्रिया की बात करेंगे। टाइम बहुत हो चुका है, तब तक के लिए धन्यवाद।